नमस्कार। INE24 की खास पेशकश चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान नजीर। जिस सियासी समर से होकर मध्य प्रदेश की राजनीति गुजर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का यहां पर हाई वोल्टेज नजर आ रहा होगा और जो सियासी पारा है वो किस तरह से चढ़ा होगा। इसके साथ ही अगर रीवा संभाग का अगर हम जिक्र करें तो रीवा संभाग में नेता प्रतिपक्ष आते हैं और इस लिहाज से ये जो संभाग है खासा महत्वपूर्ण माना जाता है और वहां के वोटर क्या कहते हैं, उनका क्या कुछ सोचना है और इस बार चुनाव में 2018 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे चुनावी महासंग्राम में कि किस तरह का वहां पर इस चुनाव में जो पूरा गणित है वो नजर आता है। क्या वाकई वहां पर जिस पूरे संभाग की बात की जाए तो संभाग की अगर हम बात करते हैं तो संभाग में कभी भी किसी पार्टी का दखल देखने को नहीं मिला है, यानी कि जो पूरी लहर है वो इस सीट पर नजर नहीं आती है, क्योंकि जो गणित है जब भी आया है उसमें जो दोनों पार्टियां उसके साथ में कहीं ना कहीं बीएसपी का भी खाता खुलता वहां पर हमेशा नजर आया है। चलिए हम रीवा संभाग का आपको पूरा गणित बताते हैं कि किस तरह से रीवा संभाग में 2013 में किस तरह के हालात थे, कौन कौन सी सीट किस पार्टी ने वहां से जीती थी और किस तरह के हालात वहां पर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे 2013 चुनाव का। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल सीटों की। कुल सीटें वहां पर 22 हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए 2013 में तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें उस वक्त हासिल की थी और 11 सीटें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त हासिल की थी। और यहां पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें वहां से मिली थी। कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की थी, यानी कि 2013 चुनाव की अगर बात की जाए तो 2013 चुनाव में कांग्रेस को महज 9 सीटें ही हासिल हुई थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किसी भी लहर का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। अगर बीएसपी की अगर बात की जाए वहां पर तो ये आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर आकर खड़ी है और बसपा को 2 सीटें वहां से मिली थी। और ये रीवा संभाग का हम आपको गणित बता रहे हैं 2013 का कि 2013 में किस तरह से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 11 सीटें हासिल की थी। तो वहीं अगर आप कांग्रेस की अगर बात कर सकते हैं तो कांग्रेस की आप देखिए कि कांग्रेस में कमलनाथ, यानी कि अब क्या हालात होंगे ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें हासिल हुई थी तो वहीं बसपा को महज 2 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा था। और चलिए अब आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से जो पूरा चुनाव हुआ था और ये आप देख सकते हैं कि पूरे मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी स्थिति है वहां पर कि जो भगवा रंग आपको नजर आ रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा है कि बसपा नजर आ रही है लेकिन ज्यादातर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वहां से जो सीटें हैं वो मिली थी। तो भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 9 और इसके साथ ही बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा को 2 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा था। तो इसके साथ ही चलिए अब आपको ये भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कुछ वहां पर मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जो पार्टियां हैं हालांकि अब वहां पर जाकर तमाम तरह के वादे कर रही हैं। इलाके को सुनियोजित विकास की दरकार है। तो ये रीवा संभाग के मुख्य मुद्दे हैं कि इलाके को जो परेशानियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाईपास सड़कों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हैं, वहां पर जो सड़कें हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। बेरोजगारी के चलते शहरों की तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी वहां पर बढ़ रही है और ये भी इस चुनाव में मुद्दा देखने को मिल सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में नहीं इलाके का नाम, तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में इलाके का नाम नहीं है और लोग चाहते हैं कि पर्यटन का विकास हो। सबसे बड़ा मुद्दा एट्रोसिटी एक्ट का बदलाव का विरोध। तो ये एट्रोसिटी एक्ट का जो बदलाव का विरोध है यहां पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है। तो ये रीवा संभाग के मुख्य मुद्दे हैं और इसके साथ ही चलिए अब आपको हम बताते हैं कि
2013 में किस तरह के हालात रहे थे, कौन कौन से प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े थे, कितने वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, कितने वोटों से वो हारे थे चुनाव में और किस तरह के हालात वहां पर थे, तो ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। चित्रकूट की अगर बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह गहरवार भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं प्रेम सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी थे। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 10,970 वोटों से जीत हासिल हुई। और वर्तमान में यहां से नीलांशु चतुर्वेदी विधायक हैं, उपचुनाव हुआ था यहां से और कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी। और इसके साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं रैगांव की, रैगांव विधानसभा सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पुष्पराज बागरी हैं यहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। तो वहीं उषा चौधरी की अगर बात की जाए तो ये बसपा की तरफ से प्रत्याशी हैं और 2013 चुनाव में और यहां से बसपा जीती थी, यानी कि उषा चौधरी को जो जीत है वो 4109 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सतना विधानसभा की, तो शंकर लाल तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो राजाराम त्रिपाठी और यहां पर शंकर लाल तिवारी ने 15,332 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं अगर हम बात करें नागौद विधानसभा की, तो नागौद विधानसभा में गगेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से थे। तो वहीं यादवेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह ने यहां पर 10,064 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं हम अगर मैहर की बात करते हैं तो मैहर में रमेश प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से, नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से प्रत्याशी। कांग्रेस के नारायण त्रिपाठी 6,975 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अब वो वर्तमान बीजेपी से विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। राम खिलावन पटेल, अमरपाटन की बात हम कर रहे हैं, राम खिलावन पटेल और उनके सामने थे कांग्रेस से राजेंद्र सिंह, कांग्रेस के राजेंद्र सिंह 11,739 वोटों से जीत हासिल की थी। और जो ये सीट है अमरपाटन, ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। और रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर बघेलान की बात की जाए तो हर्ष सिंह यहां से चुनाव लड़े थे। राम लखन पटेल बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में थे और बीजेपी के हर्ष सिंह 24,255 वोटों से जीत हासिल की थी और अब इस बार उनके बेटे इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें सिरमौर की, सिरमौर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, दिव्यराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी हैं। विवेक तिवारी की अगर बात की जाए तो विवेक तिवारी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। बीजेपी के दिव्यराज सिंह 5,288 वोटों से जीत हासिल की थी। और इसके साथ ही हम बात करें सेमरिया विधानसभा की, तो नीलम मिश्रा हैं यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी। कांग्रेस की तरफ से पंकज सिंह प्रत्याशी थे। बीजेपी की नीलम मिश्रा ने 5,977 वोटों से जीत हासिल की थी और नीलम मिश्रा कांग्रेस में अब ज्वाइन उन्होंने की है, कांग्रेस ज्वाइन की है उन्होंने। कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी वो सामने आई। तो वहीं त्योंथर की अगर बात की जाए तो रमाकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी। तो वहीं रमाशंकर सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। रमाकांत तिवारी ने 9,757 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं मऊगंज की अगर बात की जाए तो मऊगंज में लक्ष्मण तिवारी और उनके सामने थे सुकेंद्र सिंह बना और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने 10,766 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं गिरीश गौतम की अगर बात की जाए तो देवतालाब विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। गिरीश गौतम बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। विद्यावती पटेल की बात की जाए तो गिरीश गौतम ने 3,885 वोटों से जीते थे और इन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की थी। तो ये देवतालाब सीट की हम बात कर रहे थे। और इसके साथ ही हम बात करें मनगवा की, तो यहां पर पन्नाबाई प्रजापति और बसपा की तरफ से शीला त्यागी और बसपा की शीला त्यागी ने 275 यानी कि बहुत कम अंतर यहां पर जीत का देखा गया, 275 वोटों से जीत हासिल की थी बसपा ने। तो वहीं रीवा विधानसभा की हम बात करें तो रीवा विधानसभा में राजेंद्र शुक्ल वर्तमान में मंत्री हैं और उनके सामने कृष्ण कुमार गुप्ता कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल 37,546 वोटों से जीत हासिल की थी।
और रीवा संभाग की अगर बात की जाए तो ये सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट मानी जाती है। तो वहीं गुड़ विधानसभा की बात की जाए तो गुड़ विधानसभा में नागेंद्र सिंह, सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी 1382 वोटों से इस सीट से जीते थे, यानी कि जो सीट है वो कम अंतर से कांग्रेस ने जीती थी। तो वहीं सरदेंदु तिवारी और अजय अर्जुन सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस के अजय सिंह 19,356 वोटों से जीत हासिल की थी। और इस बार भी जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिल सकता है। सीधी विधानसभा की अगर बात की जाए तो केदारनाथ शुक्ल और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से थे कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी। बीजेपी के केदारनाथ शुक्ल 2360 वोटों से जीत हासिल की थी। तो ये सीधी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सिंहावल विधानसभा की तो यहां से विश्वामित्र पाठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, कमलेश्वर इंद्रजीत पटेल कांग्रेस के कमलेश्वर इंद्रजीत पटेल 32,556 वोटों से जीत हासिल की थी। और कमलेश्वर पटेल की अगर बात की जाए तो ये पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं। तो ये सिंहावल की बात हुई। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दोहनी विधानसभा की तो यहां पर कुंवर सिंह टेकाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, तिलक राज सिंह उइके बीजेपी के कुंवर सिंह टेकाम 19,001 वोटों से इन्होंने एक जीत हासिल की थी, यानी कि एक बड़ी जीत उस इलाके में इसको माना जा सकता है, क्योंकि कुछ ही विधायक हैं जो ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। चितरंगी की बात करें तो जगन्नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी, सरस्वती सिंह कांग्रेस की तरफ से थी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो जीत हासिल की है 9,845 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं सिंगरौली की बात की जाए, सिंगरौली विधानसभा की तो राम लल्लू वैश्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, तो यहां पर बीजेपी राम लल्लू वैश्य 10,560 वोटों से चुनाव जीते थे। तो वहीं देवसर की बात की जाए तो देवसर विधानसभा में राजेंद्र मेश्राम, तो वहीं वंशमणि प्रसाद वर्मा बीजेपी के राजेंद्र मेश्राम 33,214 वोटों से जीत हासिल की थी, यानी कि एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो चुनावी पूरा गणित है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से 2013 में कौन सी पार्टी किस इलाके से जीती थी और कितने वोटों से जीती थी। और ये भी अब हम आपको बताते हैं 2018 में, 2018 यानी कि अब कौन सा नेता कौन से नेता से चुनाव लड़ रहा है, किस सीट पर क्या कुछ हालात हैं, ये भी हम आपको अब बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन कौन से नेता आमने सामने हैं और किस तरह के हालात वहां पर हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। सिरमौर की हम बात करें तो सिरमौर में दिव्यराज सिंह और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से हैं अरुणा तिवारी। तो इस सिरमौर से दिव्यराज सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो वहीं सेमरिया विधानसभा की अगर बात की जाए तो केपी त्रिपाठी, त्रियोगी नारायण शुक्ला सेमरिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और इस सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिल सकता है। त्योंथर की अगर बात की जाए तो श्यामलाल द्विवेदी, रमाशंकर पटेल आमने सामने हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मऊगंज की तो मऊगंज में प्रदीप पटेल और सुकेंद्र सिंह बना, तो ये आमने सामने हैं। तो वहीं देव तालाब की अगर बात की जाए तो गिरीश गौतम है वहां से प्रत्याशी, विद्यावती पटेल पहले बसपा में थी और इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं मनगवा की अगर बात की जाए तो यहां पर पंचूलाल प्रजापति, बबीता साकेत कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो ये बात हुई मनगवा की। तो वहीं रीवा विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर मुकाबला भी हाई प्रोफाइल देखने को मिल सकता है। राजेंद्र शुक्ल हैं, मंत्री हैं कद्दावर मध्य प्रदेश सरकार के, अभय मिश्रा उनके सामने, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो उनके सामने हैं और इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। तो वहीं गुड़ विधानसभा की बात की जाए तो नागेंद्र सिंह हैं जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कम वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार दोनों ही
बड़े चेहरे आमने सामने हैं। चितरंगी की बात की जाए तो अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, सरस्वती सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और ये दोनों आमने सामने हैं। तो वहीं सिंगरौली की बात की जाए तो सिंगरौली विधानसभा में राम लल्लू वैश्य, तो वहीं रेणु शाह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। देवसर विधानसभा की बात की जाए तो सुभाष वर्मा, वंशमणि वर्मा दोनों आमने सामने हैं 2018 चुनाव में। तो वहीं चुरहट की बात की जाए, यह भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। नेता प्रतिपक्ष इसी इलाके से आते हैं, उनके सामने सरदेंदु तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह है। हालांकि ये सीट हमेशा से कांग्रेस से गढ़ मानी जाती है। सीधी विधानसभा की अगर बात की जाए तो केदारनाथ शुक्ला, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से कमलेश्वर द्विवेदी मैदान में है। तो वहीं बात की जाए सीधी के बाद सिंहावल की, तो यहां पर शिव बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से कमलेश्वर पटेल हैं जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं और इस सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से कौन से नेता आमने सामने हैं और अब आपको हम वो सुनाते हैं कि वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं और वहां का मतदाता है क्या कुछ सोचता है। तो चलिए अब आपको ये सुनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत दिनों से झूला पुल की मांग की जा रही है, जो अभी तक झूला पुल हम लोग को नहीं मिल पाया है। रीवा को सुनियोजित ढंग से लूटा जा रहा है। पिछले लगभग 14 साल हो गए इस रीवा विधानसभा में। 15 वर्ष में इस रीवा को कहां से कहां ले जाना चाहिए था, ये रीवा कहां से कहां चला गया, सवाल इसमें है। सिंचाई का साधन मुख्य पंप है। अब ये जो नहर चालू हुई है इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ सीधे सीधे बह रही है। हम युवाओं के लिए कोई बेरोजगार है और कोई रोजगार का उपलब्ध नहीं कराई वो आज तक। यहाँ की रोड इतनी खराब है कि क्या बताएं, इस मतलब पैर दर्द करने लगता है, इतनी खराब रोड है। ये साल पता नहीं जब से हम लोग स्कूल आ रहे हैं तभी से इतनी खराब रोड है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है वहां के छात्र छात्राओं का, स्थानीय लोगों का और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं आकाश सेन। आकाश, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस बार रीवा संभाग में किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल सलमान, अगर हम बात करें रीवा संभाग की तो रीवा संभाग में 22 सीटें आती हैं, 22 विधानसभा सीटें। और अगर 2013 की चुनाव की तुलना में अगर हम बात करें तो इस बार भी कई सीटों पर, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल सीटें भी इस संभाग में आती हैं। इसके अलावा बात करें तो बसपा का असर भी जो है खासा इस विधानसभा क्षेत्रों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और यही कारण रहा, अगर हम 2013 के परिणामों पर नजर डालें तो सीधे तौर पर 11 सीटें जो हैं 2013 में बीजेपी के खाते में आई थी। तो बड़ी एक तरीके से जीत कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कब्जा 9 सीटों पर था, वहीं 2 सीटें जो है बसपा के पास थी। तो साफ तौर पर बसपा का असर यहां पर रीवा संभाग में देखने को मिलता है। और जिस तरीके से अगर हाल ही में एट्रोसिटी बिल की बात हो, जिस तरीके से इसका विरोध हुआ और जिस तरीके से सरकार को घेरा गया, उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली और पानी, इसको लेकर जो है यहाँ का जो क्षेत्र है, खास तौर पर ये समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें चित्रकूट विधानसभा सीट से, अगर हम शुरुआत करें तो चित्रकूट विधानसभा सीट एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ है। अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में प्रेम सिंह यहां से जो है कैंडिडेट उतारा था कांग्रेस ने। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो सुरेंद्र सिंह गहरवार यहां से चुनावी मैदान में थे। लेकिन आकाश, इस चुनाव में आपको क्या लगता है सपा कितना असर डाल सकता है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण और पटेल वोट जो हैं वो ज्यादा पैमाने पर है। लेकिन हम जब जहां बात कर रहे हैं बसपा के असर की, तो कई अनुसूचित जनजाति के जो वोट हैं वहां कई सीटों पर उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में सपाक्स कहीं ना कहीं कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें खास तौर पर जो कांग्रेस बीजेपी की सीट है रेगांव सीट, यहां पर जो है बसपा का असर खास तौर पर देखने को मिला। पिछली बार भी उषा चौधरी ने जो है दूसरे नंबर जो है जीत हासिल यहां पर की थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। और इस बार एक बार फिर से जो है बीएसपी ने यहां से उषा चौधरी पर दाव लगाया है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो जुगल किशोर बागरी, इनको जो है बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कल्पना वर्मा यहां से चुनावी मैदान में।
तो कहीं ना कहीं बसपा एक बार यहां पर फिर से आगे होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से तमाम समीकरण बदले हैं, जो विकास की बात है, एट्रोसिटी एक्ट है, ऐसे में स्वर्ण समाज का आंदोलन देखने को मिला और सपाक्स का जन्म हुआ, तो सपाक्स का भी माना जा रहा है यहाँ पे असर गिना चुना देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन मूलतः अगर हम देखें जी सलमान, लेकिन आकाश, रीवा संभाग की अगर बात की जाए तो यहां पर किसी पार्टी का ज्यादा जो लहर है वो नजर नहीं आती है। चुरहट की अगर बात की जाए या चित्रकूट की अगर बात की जाए तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुकाबले को? जी बिल्कुल, अगर चुरहट की हम बात करें तो यहाँ से जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, अजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अर्जुन सिंह के पुत्र हैं और कांग्रेस का गढ़ एक तरीके से जो है चुरहट रहा है, तो यहाँ पे लगातार कांग्रेस की जीत रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी लगातार यहाँ से चुनावी मैदान में एक बड़ा कैंडिडेट उतारने का प्रयास करती है और इस बार माना जा रहा है कि अजय सिंह के साथ जो है बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के पैमाने में इससे देखें तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है और लगातार यहां से लंबे समय से अजय सिंह जो है विजय हासिल करते आए हैं। जी आकाश, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राजेंद्र शुक्ल की अगर सीट की अगर बात की जाए तो उन्होंने अच्छे खासे मतों से पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अभय मिश्रा उनके सामने, इस बार किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ल की सीट की बात करें सलमान, हम तो इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जाता है क्योंकि राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, अभी भी वर्तमान में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता के रूप में मध्य प्रदेश बीजेपी में वो जाने जाते हैं। अगर हम वहीं बात करें कांग्रेस की तो अभय मिश्रा पर कांग्रेस ने इस बार इस सीट से दाव लगाया। अगर अभय मिश्रा की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभय मिश्रा और ऐसे में कांग्रेस जो है यहां से अभय मिश्रा को चुनावी रण में लेके आई है। कांग्रेस को विश्वास है कि अभय मिश्रा जो है राजेंद्र शुक्ल को कर्री टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर टक्कर की अगर हम बात करें तो 33,000 से ज्यादा वोटों से जो है यहां से राजेंद्र शुक्ल ने जो है पिछला चुनाव जीता था और सबसे अगर हम पूरे रीवा संभाग के जो 22 सीटें हैं उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई सीट पर विजय हासिल बीजेपी ने की थी तो वो राजेंद्र शुक्ल की सीट थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी का गढ़ भी इसको कहा जा सकता है और यहाँ पर कांग्रेस के लिए सेंध लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जी सलमान, यहाँ पर मैं देव तालाब की भी अगर बात करना चाहूं तो देव तालाब में जिस तरह से बसपा चुनाव जीती थी और उसके बाद अब इस बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनको टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सीधे तौर पर देव तालाब विधानसभा सीट से तो यहाँ से जी माफी चाहूंगा, बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जी बिल्कुल, में वर्तमान में जो विधायक हैं गिरीश गौतम यहाँ से विधायक हैं और साफ तौर पर इस सीट पर भी जो है बसपा का खासा असर देखने को मिलता है। अगर पिछली बार की हम बात करें तो विद्यावती पटेल को यहाँ से जो है बसपा ने टिकट दिया था, दूसरे नंबर पर जो है विद्यावती पटेल रही थी क्योंकि अगर हम आसपास क्षेत्र के समीकरण की बात करें तो बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोट है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी के कारण इस क्षेत्र में जो है बीजेपी के बाद अगर किसी की बात आती है तो बसपा की आती है। कांग्रेस का यहाँ पर खासा वोट बैंक दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी इस बार यहाँ पर जीत के लिए दाव लगा रही है। अब देखना यह अहम होगा कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं क्योंकि बात करें तो गिरीश गौतम जो है पिछली बार भी यहाँ से विधायक रहे हैं, जीते हैं और गिरीश गौतम ने कई विकास कार्य भी इस क्षेत्र में किए हैं। लेकिन एंटी इनकम्पेंसी की जिस तरीके से बात की जा रही है, जो मूलभूत सुविधाओं की बात की जा रही है, वो पर्याप्त इस क्षेत्र में अभी भी नहीं है। इस चुनाव में भी काफी मुद्दे हैं, हालांकि मुद्दे वही हैं जो पुराने हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि जो मतदाता हैं किस तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि कई बार वादों की बौछार तो उनके सामने हुई लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बार जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिल सकता है क्योंकि जो प्रत्याशी हैं हर बार आते हैं और जो नेता हैं वो हर बार की तरह वादे भी करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते, क्योंकि जो नेता है उनका काम ही ये होता है कि वादे करना और फिर उसके बाद 5 साल तक वादे भूल जाना। हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।